इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 10x 1060 माइनस एक्स 1060 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। ओके, सो LHS है इसमें 10x इंटू 1060 माइनस एक्स इंटू 1060 प्लस एक्स। ठीक है, ये 10a माइनस बी और 10a प्लस बी जैसा दिख रहा है। सो 10a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है? 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, राइट। एंड 10a प्लस बी होगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, राइट। ओके, 10x एज इट इज 1060 माइनस एक्स, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 1060 माइनस 10x। एक्चुअल में ये 60 डिग्री में है ना सब जगह, ये 1060 डिग्री माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1060 डिग्री 10x एंड 1060 प्लस x की जगह 10a प्लस बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट होगी तो ये बनेगा 1060 डिग्री प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1060 डिग्री 10x, राइट। ओके, ये यहाँ पे है 1060 माइनस 10x और इधर है 1060 प्लस 10x, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये है a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर एक्स एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1060 डिग्री 10x 1 माइनस 1060 डिग्री 10x, तो यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी जैसा फॉर्म बन रहा है विच ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री 10 स्क्वायर एक्स। कैसे किया ये मैंने? a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 1060 डिग्री होता है √3, तो ये √3 स्क्वायर है क्योंकि ये 10 स्क्वायर 60 डिग्री है तो 1060 का स्क्वायर है यानी कि √3 स्क्वायर मतलब 3। सो ये बनेगा 10x √3 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर 60 डिग्री है विच इज ऑल्सो 3 एंड 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज। ओके, ये 10x न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और ये क्या होता है 10 3x विच इज राइट हैंड साइड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है negation of the statement some students are happy if all question papers are difficult। ओके, जिस स्टेटमेंट का नेगेशन करना उसमें हमें इफ दिख रहा है, मतलब ये इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। इम्प्लीकेशन यानी कि P इम्प्लाइज Q जैसा स्टेटमेंट। P इम्प्लाइज Q क्या होता है, मतलब इसको इन जनरल कैसे लिख सकते हैं? इफ P स्टेटमेंट देन Q स्टेटमेंट, राइट। इन P इम्प्लाइज Q को ऐसे भी लिखा जा सकता है Q इफ P, राइट। तो ये इफ के पहले एक स्टेटमेंट है जिसको मैं Q कंसिडर कर सकता हूँ और इफ के बाद जो स्टेटमेंट है उसको P कंसिडर कर सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा Q इफ P, राइट। सम स्टूडेंट आर हैप्पी इफ ऑल क्वेश्चन पेपर आर डिफिकल्ट, राइट। सो P किसको कंसिडर करें इसमें? ऑल क्वेश्चन पेपर्स आर डिफिकल्ट। And what is Q statement? Some students are happy. राइट। सो अभी इस देखो ये Q इफ P जैसा फॉर्म है, मतलब Q इफ P यानी कि P इम्प्लाइज Q, और अभी
क्यू इफ पी का, यानी कि सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी इफ ऑल क्वेश्चन पेपर आर डिफिकल्ट, इसका नेगेशन करना है, मतलब पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन करना है. सो पी इंप्लाइज क्यू डिसजंक्शन के फॉर्म में क्या होता है, नॉट पी और क्यू, राइट. सो पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन क्या होगा, पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन करने का मतलब नॉट पी और क्यू का नेगेशन करना, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है. अच्छा, नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी. और डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई होता है तो और का एंड हो जाता है, और ये बनेगा नॉट क्यू, राइट. सो पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन का मीनिंग होगा पी एंड नॉट क्यू. ओके, सो पी स्टेटमेंट भी है अपने पास, क्यू स्टेटमेंट भी है, और अकॉर्डिंगली हम इनको अरेंज करेंगे तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो फाइनल आंसर होगा. ठीक है. सो नॉट पी इंप्लाइज क्यू इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू, राइट. व्हाट इज पी, ऑल क्वेश्चन पेपर्स आर डिफिकल्ट. एंड ये साइन एंड का है, राइट. नॉट क्यू, क्यू क्या है, सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी, तो नॉट क्यू क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी. अच्छा, ये आपको पता है ना, सम ये दोनों पी एंड क्यू स्टेटमेंट क्वांटिफायर्स स्टेटमेंट है. मीन्स अगर किसी स्टेटमेंट में ऑल, सम, और सम की जगह कभी कभी एटलीस्ट भी होता है, ऑल, सम या एटलीस्ट जैसे ये वर्ड होते हैं तो वो क्वांटिफायर स्टेटमेंट होता है. और क्वांटिफायर स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है, जैसे क्वांटिफायर स्टेटमेंट किस टाइप का होता है, ऑल एंड पी स्टेटमेंट, राइट. ऑल के बाद में ये पी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पेपर आर डिफिकल्ट. सो अगर इसका नेगेशन करना है तो ये ऑल सम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा और पी का नेगेशन हो जाएगा, राइट. और अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसका नेगेशन करना तो ये ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट नेगेट होगा, मतलब स्टेटमेंट का नेगेशन होगा. ठीक है. तो ये कुछ जो क्यू स्टेटमेंट है वो इस फॉर्म का है. ओके, सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी, इसका नेगेशन करेंगे तो ये बनेगा ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी. सो नॉट क्यू क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, राइट. ओके, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, इसका मीनिंग होता है कि कोई भी स्टूडेंट हैप्पी नहीं है. ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी मीन्स कोई भी स्टूडेंट हैप्पी नहीं है. तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, नो स्टूडेंट इज हैप्पी. अगर कोई भी स्टूडेंट हैप्पी नहीं है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नो स्टूडेंट इज हैप्पी. सो फाइनली लॉजिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल क्वेश्चन पेपर्स आर डिफिकल्ट एंड नो स्टूडेंट इज हैप्पी. ओके, सो कौन सा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है. ऑल क्वेश्चन पेपर आर डिफिकल्ट बट नो स्टूडेंट इज हैप्पी. ओके, बट की जगह एंड भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट रीड करोगे, एक बार बट एंड एक बार एंड लेके, तो दोनों का सेंस एक ही होगा, मैथमेटिकल सेंस सेम ही होगा. ओके, क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 अप टू 1/2n, इसका वैल्यू फाइंड करना है. ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस n. 2n को लिख सकते हैं n प्लस n. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2. सो इन जनरल इसको लिख सकते हैं 1/n प्लस r, वेर r इक्वल टू 0 टू n. ओके, r इक्वल टू 0 तो 1/n बनेगा, r इक्वल टू 1 तो 1/n प्लस 1 बनेगा. ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल टू 0 टू n. यहाँ से डिनोमिनेटर से n कॉमन लिया तो ये बनेगा 1/n और इधर 1/1 प्लस r/n.
क्योंकि n कॉमन लिया तो इधर n बार आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे n नहीं है इसलिए वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अभी r अपॉन n को अगर x कंसिडर करते हैं तो 1 अपॉन n dx हो जाएगा, क्योंकि r इक्वल टू 0 टू n तक है। तो r का वैल्यू 0 टू n तक है, मीन्स x का वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेगा। तो 1 अपॉन n अप्रोक्सीमेट 0 बनेगा बिकॉज n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी है। तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा तो ये अप्रोक्सीमेट 0 बनेगा, यानी कि x 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट 0 वैल्यू है इसको dx बोल सकता हूँ, मतलब x का बहुत छोटा सा पार्ट। ओके, और ये समीशन r इक्वल टू 0 टू n, इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n की जगह x, 1 अपॉन n की जगह dx, राइट। और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इसकी लिमिट क्या होगी? जब r इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 अपॉन n बनेगा, यानी कि x का वैल्यू 0 बनेगा। एंड r इक्वल टू जब n होगा तो ये n अपॉन n बनेगा, यानी कि 1। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा लॉग 1 प्लस एक्स, एंड लिमिट 0 टू 1। ओके, अपर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग 1 प्लस 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लॉग 1 प्लस 0। ओके, ये बनेगा लॉग 2 माइनस 0। ओके, इसमें लॉग में बेस ई होता है, यानी कि इसको ln लिख सकते हैं ना, ln। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके ओके, ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 रेज टू p प्लस 2 रेज टू p प्लस 3 रेज टू p अप टू n रेज टू p अपॉन n रेज टू p प्लस 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 रेज टू p प्लस 2 रेज टू p प्लस 3 रेज टू p अप टू n रेज टू p अपॉन ये n रेज टू p प्लस 1, इसको लिख सकते हैं n रेज टू p इंटू n, क्योंकि पावर अगर ऐड होती है तो बेस को अलग करके पावर को अलग कर सकते हैं, सेम बेस के साथ पावर अलग कर सकते हैं। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 रेज टू p प्लस 2 रेज टू p प्लस 3 रेज टू p, तो इसको लिख सकते हैं समीशन r रेज टू p, वेर r बिलोंग्स टू r वेरी करेगा 1 से लेके n तक। r अगर 1 होगा तो 1 रेज टू p, 2 होगा तो 2 रेज टू p अप टू n रेज टू p, राइट। और डिनोमिनेटर में n रेज टू p इंटू 1 अपॉन n एज इट इज, ठीक है। अब r अपॉन n को अगर x कंसिडर करेंगे तो 1 अपॉन n dx बनेगा, क्योंकि यहाँ पे r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। तो x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। तो 1 अपॉन n अप्रोक्सीमेट 0 होता है। अगर x 0 से 1 तक है तो 1 अपॉन n 0 है, इसका मतलब क्या है, ये dx है, यानी कि x का एक छोटा सा पार्ट है। सो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये है r पावर p अपॉन n पावर p, मतलब r अपॉन n रेज टू p, r अपॉन n है x, मतलब इसको लिख सकते हैं x रेज टू p dx, 1 अपॉन n की जगह dx। r कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से n तक, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन n बनेगा। देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेट 0 बनेगा, यानी कि जब r इक्वल टू 1 होगा तो x 0, इन r इक्वल टू n होगा तो n अपॉन n, यानी कि x इक्वल टू 1, ठीक है। x रेज टू p का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ओके, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 रेज टू p प्लस 1 विच इज 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 रेज टू p प्लस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, सो आंसर होगा 1 अपॉन p प्लस 1, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x इन इंटरवल 0-9 आर। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x का। ओके, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब dy बाई dx 0 होता है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96। ओके, सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, राइट।
ओके, मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए dy बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स को जीरो करना मतलब किसको जीरो करें? 3x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू जीरो, राइट। 3 जीरो में चला जाएगा तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू जीरो। ओके, ये इसका फैक्टराइजेशन से कितने फैक्टर बन रहे? 12 को किस तरह से ब्रेक करें? माइनस 8x माइनस 4x। ओके, सो ये बनेगा 8 x माइनस 8 x माइनस 4, राइट, यानी कि x इक्वल टू 4 एंड 8, राइट। सो x इक्वल टू 4 एंड 8 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो है। अभी मैक्सिमम किस पे, मिनिमम किस पे, ये हमें डबल डिफ्रेंशिएशन से पता चलेगा। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? देखो, dy बाई डी एक्स है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 12, 2x माइनस 12, राइट, 2x माइनस 12, 32 का डिफ्रेंशिएशन जीरो। ओके, सो 2 भी यहाँ से बाहर ले सकता हूँ, 6x माइनस 6, राइट, 6 इंटू एक्स माइनस 6, ये आया d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 4 पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू 4 पे ये बनेगा 6, 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 12 विच इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है इसका मतलब x इक्वल टू 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। जब डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन जीरो होता है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू जब x इक्वल टू 4 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो फंक्शन में अगर x इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो ये होगा 4 क्यूब माइनस 18 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4। ओके, सो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा 160, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू किस पे होगी? x इक्वल टू 8 पे। चेक भी कर सकते हैं, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू 8, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब x इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? x इक्वल टू 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 क्यूब माइनस 18 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 8, एंड इसकी वैल्यू आएगी 128। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 160 एंड मिनिमम वैल्यू 128। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू n होल पावर 1 अपॉन n। लिमिट यहाँ पे x नहीं n है, n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू n होल पावर 1 अपॉन n। ओके, सपोज दिस इज y। अगर दोनों साइड log लेंगे तो ये बनेगा log y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू n, राइट। अच्छा, log के अंदर जो वैल्यू होती है अगर उसके ऊपर पावर होगी तो वो पावर बाहर आ जाएगी, है ना। सो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log के अंदर जो वैल्यू है n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक? n तक, अपॉन n रेज टू n का मतलब n इंटू n इंटू n इंटू n कहाँ तक? n टाइम्स। ठीक है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। अच्छा देखो, ये नंबर न्यूमरेटर में 1 टू n तक है, डिनोमिनेटर में n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको लिख सकते हैं 1 अपॉन n इंटू 2 अपॉन n इंटू 3 अपॉन n इंटू 4 अपॉन n अप टू n अपॉन n, राइट। ओके,
ओके, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एज इट इज, और ये log a इंटू बी इंटू सी इंटू ऐसे। अगर log के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो दोनों का अलग अलग log लेके ऐड कर सकते हैं, मतलब log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b होता है। तो ये होगा log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n अप टू log n/n, राइट। ओके, सो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समीशन, ये है log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n, तो इनको लिख सकते हैं समीशन log r/n वेर r बिलोंग्स टू 1 to n, राइट। ओके, r/n को अगर x कंसिडर करें तो यहाँ पे 1/n dx होगा, बिकॉज r कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेके n तक। जब r यहाँ पे 1 से लेके n तक जाएगा तो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 1 रहेगा यहाँ पे तो 1/n अप्रोक्सीमेट 0 होता है, तो x का वैल्यू 0 से 1 तक रहेगा। 1/n अप्रोक्सीमेट 0 होगा, तो 1/n को अप्रोक्सीमेट 0 होगा, मतलब ये x का एक छोटा सा पार्ट है, बिकॉज x 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, और 1/n अप्रोक्सीमेट 0 मतलब ये x का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम dx बोल सकते हैं, राइट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर r/n को x कंसिडर किया तो 1/n वहाँ पे dx होगा, और समीशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि इस पूरे फॉर्म को इंटीग्रेशन में मैं कैसे, इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे डिनोट करूँगा, ये log r/n की जगह x, 1/n की जगह dx, और ये लिमिट हट जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिमिट आएगी क्या, इंटीग्रेशन की क्या लिमिट होगी, जब r इक्वल टू 1 है तो ये 1/n, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब 1/∞ अप्रोक्सीमेट 0 होगा, यानी कि जब r इक्वल टू 1 होगा तो ये x 0 की ओर टेंड करेगा, और जब r इक्वल टू n होगा तो n/n 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब अपर लिमिट 1। ओके ओके, log x का इंटीग्रेशन करना है और उसमें लिमिट 0 से 1 तक है। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स u इंटू वी से, इंटीग्रेशन में जो u इंटू वी फॉर्मूला लगाते हैं उससे, x log x माइनस एक्स, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। अच्छा, अगर 1 पुट करूँगा, अपर लिमिट पुट करूँगा, ये बनेगा 1 इंटू log 1 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 0। देखो एक्चुअल में यहाँ पे 0 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है उसमें 0 अनडिफाइन होता है, 0 पुट कर ही नहीं सकते, बट एक्चुअल में ये 0 नहीं है यहाँ पे। ये 0 कहाँ से आया, ये लोअर लिमिट से, और ये लोअर लिमिट हमने कैसे फाइंड किया, जब r इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, इसमें जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 1/n बनेगा, बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब 1/∞ अप्रोक्सीमेट 0 होगा, एक्चुअल में ये 0 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट 0 होता। तो यहाँ पे जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो पुट किया, लेकिन यहाँ पे x की जगह अगर 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो ये पूरा 0 ही होने वाला है, सो ये बनेगा 0 माइनस 0, ठीक है। सो 1 इंटू log 1 भी 0 हो गया, यानी कि इधर 0 माइनस 1 एंड उधर 0, मतलब फाइनली ये क्या बन रहा है, -1। और ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है log y का वैल्यू, log y इक्वल टू -1, सो y इक्वल टू e रेज टू -1, मतलब 1/e, और y हमने किसको कंसिडर किया, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी कि आंसर क्या होगा 1/e। ओके ओके, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sin पावर 5x अपॉन cos पावर 7x dx इज, इंटीग्रेशन sin रेज टू 5x अपॉन cos रेज टू 5x dx इज 7 cos रेज टू 7x dx क्या होगा, ओके। cos रेज टू 7x, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज sin पावर 5x, डिनोमिनेटर में जो cos पावर 7x है उसको मैं लिख रहा हूँ cos रेज टू 5x इंटू cos स्क्वायर x, ओके। ऐसा इसलिए करें क्योंकि ये 10 और sec में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर सब्सटीट्यूशन से इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इधर बन रहा है sin पावर 5x अपॉन cos पावर 5x विच इज 10 रेज टू 5x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बनेगा sec स्क्वायर x,
dx एज इट इज. सो अभी मैं 10x को अगर t कंसिडर करता हूँ तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा. मतलब इसकी जगह dt होगा और ये बनेगा t रेज टू 5 dt. इंटीग्रेशन t रेज टू 5 dt. t रेज टू 5 t के रिस्पेक्ट में होगा t रेज टू 6/6 एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ओके, t का वैल्यू वापस से 10x पुट कर सकते हैं तो 10 रेज टू 6x/6 प्लस c इज फाइनल आंसर, मीन्स ऑप्शन बी. ओके, क्वेश्चन है if two dice are thrown together then the probability that the sum of the numbers appearing on them is a prime number is. okay, two dice are thrown. ठीक है, तो जो उनके अपर फेस पे नंबर आ रहे हैं उनका सम प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अच्छा अगर टू डाइस थ्रो किया तो सम क्या क्या आएगा. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. राइट, 1 1 से लेके 6 6 तक. तो सम कितना होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. राइट, तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से 2 3 5 7 एंड 11. राइट, ओके. सो 2 कैसे कैसे आ सकता है, मतलब अभी हमें यही फाइंड करना है कि 2 3 5 7 एंड 11 टोटल 36 टाइम में से कितने टाइम से. राइट, अगर 2 डाइस थ्रो किया मतलब टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6 तक. तो 2 3 5 7 एंड 11 के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, टोटल कॉम्बिनेशन कौन कौन से. ओके, सो 2 का होगा 1 1, ओनली 1 कॉम्बिनेशन. राइट, एंड 3 के लिए इधर 2 1 और 1 2, मतलब फर्स्ट डाइस पे 2 एंड सेकंड पे 1, या फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2, तो उनका जो सम होगा वो प्राइम होगा. वैसे ही 5 कैसे कैसे होगा 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1. ओके, अच्छा 7 का कॉम्बिनेशन 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1. ओके, 11 का कॉम्बिनेशन क्या 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं, 1 10 बनेगा. फिर कहाँ से स्टार्ट होगा ये 5 6 से, 5 6 एंड 6 5. ओके, ये अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो अगर ये सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे तो उनका सम प्राइम नंबर होगा. राइट, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कॉम्बिनेशन 36 है और ये प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15/36. ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 5/12, 5/12 मीन्स ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. ओके, डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस साइन एक्स है उसको मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ. मतलब जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है उसमें 1 को लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. एंड साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. dx. ओके, सो ये बनेगा 1/√, रूट के अंदर. अच्छा, रूट के अंदर लिखो या पावर में 1/2 करो, एक बात है. ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है. ओके, सो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो ये बनेगा 1/ डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 एंड dx. ओके, अच्छा डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और √2 से डिवाइड कर रहे हैं. सो जो मल्टीप्लाई किया वो 1/√2 बार आ जाएगा. जो डिवाइड किया उसको मैं दोनों साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर.
सो ये बनेगा 1 अपॉन साइन एक्स बाई टू इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स बाई टू. ओके, 1/√2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स बाई टू एज इट इज, 1/√2 को लिख सकते हैं कॉस π/4 प्लस 1/√2 को इधर लिख सकते हैं साइन π/4 इन कॉस एक्स बाई टू. 1/√2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, ये क्या बनेगा साइन ए प्लस बी. ए की जगह क्या है एक्स बाई टू एंड बी की जगह क्या है π/4. ओके, किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है. तो ये किस फॉर्मूले से हुआ, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, सो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक एक्स बाई टू प्लस π/4 की जगह एक्स बाई टू प्लस π/4 dx. ठीक है, इन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ 10 एक्स बाई टू. ओके, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx इक्वल टू होता है लॉग ऑफ 10 एक्स बाई टू प्लस सी. ओके, देखो कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले, एक तो लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और दूसरा लॉग ऑफ 10 एक्स बाई टू. वो फर्स्ट फॉर्मूले को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये इसी में बनेगा. मतलब अगर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हाफ एंगल में चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर सेम एंगल में चाहिए तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ओके, सो ये बनेगा. और हमें हाफ एंगल में चाहिए, कैसे पता चला, ऑप्शन में π/8 प्लस x/4 है और अपने पास π/4 प्लस x/2 है. इसका मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो सेम एज इट इज आंसर आ जाएगा. सो ये बनेगा log 10 x/2. x की जगह यहाँ पे है x/2 प्लस π/4 प्लस सी. सो 1/√2 log 10 x/4 प्लस π/8 प्लस सी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, ओके, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the line, this line and the point 0 7 minus 7 is. ओके, इस क्वेश्चन में प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके अंदर ये लाइन है और ये पॉइंट भी है 0 7 minus 7. सपोज जिस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना वो यही वाला प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, और इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा होगा, -1 3 -2. राइट, कैसे फाइंड किया, जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी. तो यहाँ से x माइनस इसको लिख सकता हूँ x माइनस -1. राइट, ये y माइनस 3 है, इसको लिख सकते हैं z माइनस -2. राइट, ओके, एक बार लिखता हूँ, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू सपोज लेमडा. तो अगर इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो x1 y1 z1 होता है वो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट होता है, एंड यहाँ पे ABC जो डिनोमिनेटर में वो इसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं. तो यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर है और इसके डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, -3 2 1. ओके, ये जो डिनोमिनेटर में वो. ठीक है, प्लेन के ऊपर एक और पॉइंट भी है 0 7 -7. सपोज ये वो पॉइंट है 0 7 -7. अच्छा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या ये वेक्टर ए भी हम फाइंड कर सकते हैं? यस, इजीली फाइंड कर सकते हैं. वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ओके, पोजीशन वेक्टर के कोफिशिएंट क्या 0 7 -7 और इसके पोजीशन वेक्टर के कोफिशिएंट -1 3 -2. तो अकॉर्डिंगली ये वेक्टर ए भी आ जाएगा. राइट, सो ये पॉइंट इस प्लेन में है, ये पॉइंट भी प्लेन में है, तो ये वेक्टर भी प्लेन में हुआ. ओके, ये वेक्टर प्लेन में, ये वेक्टर कौन सा है, इस लाइन के पैरेलल है. लाइन प्लेन के अंदर है, इसका मतलब ये वेक्टर प्लेन के पैरेलल है. ये वेक्टर प्लेन के पैरेलल, ये वेक्टर प्लेन के अंदर. तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा.
राइट। मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी मिलेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, मतलब वेक्टर n मिल जाएगा। अगर वेक्टर n मिल जाएगा, पॉइंट गिवन है, तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर n फाइंड करेंगे। कैसे? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। सो ये वेक्टर कैसे फाइंड करना, b माइनस a, यानी कि 0 माइनस माइनस 1, यानी कि 1 i के, 7 माइनस 3 4 j के, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 k के। ये वेक्टर ए बी है। ये वेक्टर ए बी को स्मॉल ए कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई के प्लस 4 जे के माइनस 5 के के। ओके, ये वेक्टर ए है और सपोज ये वेक्टर बी है। सो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई के जे के एंड ए के कोफिशिएंट 1 4 माइनस 5, बी के कोफिशिएंट माइनस 3 2 1। ओके, सो ये बनेगा 4 प्लस 10 14 आई के माइनस जे 1 माइनस माइनस 15 यानी कि माइनस 14, तो बार माइनस की वजह से 14 जे के, ये बनेगा 2 प्लस 12 14 के के। ओके, ये ए क्रॉस बी मिल गया, यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको एन बोल सकते हैं। प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको इन जनरल एन से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, वेक्टर आ गया और पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या, 14 14 14। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि ऑप्शन कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। x1 y1 z1 ये पॉइंट है 0 7 माइनस 7 एंड ए बी सी 14 14 14 है। ए बी सी होता है परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, यानी x1 y1 z1 होता है वो पॉइंट जो प्लेन के ऊपर है। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 14 x माइनस 0 प्लस 14 y माइनस 7 प्लस 14 z प्लस 7 इक्वल टू 0। 14 14 14 तीनों टर्म से कॉमन आके 0 में चला जाएगा राइट हैंड साइड, और फाइनली ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 प्लस 7 वो भी कैंसिल हो जाएगा। जब 14 कैंसिल होगा तो माइनस 7 प्लस 7 भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा इज इक्वल टू। ओके, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा। ओके, डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स एज इट इज एंड साइन एक्स प्लस एल्फा को मैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहा हूं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके ओके, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, अगर यहां से साइन क्यूब एक्स ऑलरेडी है, अगर मैं यहां से साइन एक्स कॉमन लूंगा तो ये बनेगा साइन पावर 4x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, यहां से साइन एक्स चला गया तो सिर्फ कॉस अल्फा बचा है, प्लस यहां पे साइन एक्स है नहीं, तो साइन एक्स है नहीं लेकिन फिर भी हमने कॉमन लिया तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड साइन अल्फा एज इट इज। ओके, साइन पावर 4x जब रूट से बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, सॉरी कॉस एक स्क्वायर एक्स बनेगा, अपॉन अंडर रूट ये बन रहा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, देखो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है,
तो अगर इस पूरे को मैं टी कंसिडर करता हूँ तो ऊपर वाला डी टी बनेगा, क्योंकि कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा तो कांस्टेंट है. सो लेट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी. सो कॉस अल्फा सिंगल टर्म में इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. और यहाँ पे साइन अल्फा फंक्शन के साथ है तो ये बाहर आ जाएगा. साइन अल्फा कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. सो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक अल्फा डी टी. राइट, ये जब कॉस साइन अल्फा राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, जिसको मैं न्यूमरेटर में भेज के कॉसेक कर सकता हूँ. ओके, माइनस को भी राइट हैंड साइड भेजें. सो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस कॉसेक अल्फा डी टी माइनस बार कोसेक अल्फा को भी बाहर ले सकते हो, वो भी कांस्टेंट है, अपॉन डिनोमिनेटर में रूट टी. इस पूरे को टी कंसिडर किया था. ठीक है, तो ये बनेगा माइनस कोसेक अल्फा टी पावर -1/2 डी टी, यानी कि माइनस कोसेक अल्फा टी रेज टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1. ठीक, ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी जगह नहीं. यहाँ पे प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 करना एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से. ओके, सो माइनस कॉसेक अल्फा टी की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, और वो पावर में 1/2 है तो रूट आ जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन 1/2. अपॉन में 1/2 मतलब न्यूमरेटर में 2, यानी कि फाइनल आंसर होगा -2 कोसेक अल्फा अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके ओके, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू. ओके, किसके बारे में बात हो रही है, कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स. ओके, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन दिख रहा है. लॉग ऑफ साइन एक्स को अगर टी कंसिडर करूंगा तो कॉट एक्स डी टी बनेगा. सो लेट log of sin x equal to t, then cot x dx equal to dt. राइट, cot x का इंटीग्रेशन log of sin x होता है तो log of sin x का डिफरेंशिएशन cot x होगा. ओके, सो फाइनली ये क्या बनेगा, cot x dx की जगह dt एंड log of sin x की जगह t, तो ये बनेगा log of t dt. राइट, log t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे log t के साथ में 1 इंटू लॉग टी लिख सकता हूँ. ओके, सो ये u इंटू वी फॉर्मूले से होगा. u इंटू वी फॉर्मूला होता है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v एंड dx. ये dx इस इंटीग्रेशन साइन की वजह से और ये dx इसकी वजह से. ओके, सो यहाँ पे u हम कंसिडर करें log t को एंड v कंसिडर करेंगे 1 को. ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर डी एक्स. ओके, ये टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. सो यू का डिफरेंशिएशन होगा 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 t इंटू डी टी. टी से टी कैंसिल होगा तो इधर 1 बचेगा. 1 का वापस से इंटीग्रेशन होगा तो t, मतलब ये बन रहा है t इंटू लॉग टी माइनस टी प्लस सी. ओके, अच्छा आगे से ध्यान रखना, इंटीग्रेशन log x dx इक्वल टू होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी.
ओके, टी लॉग टी माइनस टी, क्योंकि हम यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो टी इंटीग्रेशन हो गया। अभी वापस से टी का वैल्यू लॉग ऑफ साइन एक्स पुट कर सकते, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ओके, ये आंसर है। यहाँ से लॉग ऑफ साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा log ऑफ साइन एक्स। ओके, यहाँ से log ऑफ साइन एक्स कॉमन आया तो बचा log ऑफ साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। सो ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी, log ऑफ साइन एक्स है अंदर। ओके, इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 का। ओके, सो एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर को टी कंसिडर करता हूँ, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सपोज टी, देन यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x को u कंसिडर करें, cos x को v कंसिडर करें, तो ये क्या बनेगा, u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इज 1 माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x एंड 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। सो dx इक्वल टू dt, राइट। अच्छा, ये cos x कैंसिल हो जाएगा, ये बन रहा माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, मीन्स एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। यानी कि जो न्यूमरेटर में उसकी जगह माइनस डी टी पुट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है उस सबको हमने टी कंसिडर किया था, तो डी टी अपॉन टी माइनस डी टी अपॉन टी, सो माइनस बार आ जाएगा। और 1 अपॉन टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लॉग टी प्लस सी माइनस लॉग टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जिसको हमने टी कंसिडर किया था डिनोमिनेटर वाले टर्म को, है ना, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। सो यहाँ ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा, माइनस लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1, ऑप्शन सी। Okay. The solution of the differential equation x plus y dy over dx equal to 2y is, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2y, राइट। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y डी वाई ओवर डी एक्स राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके, अगर y को अलग अलग डिवाइड करूँ तो 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे एंड डी वाई ओवर डी एक्स की जगह अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, राइट। यानी कि y की जगह वी एक्स पुट करना है और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट करना 1 में। ओके, सो ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। 2 माइनस, देखो y अपॉन एक्स वी है तो x अपॉन वाई कितना होगा, 1 अपॉन वी, राइट। ओके, सो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड है 2v माइनस 1 अपॉन वी, और राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस वी हो गया। ओके, सो इसको सोल्व करेंगे तो 2v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ओके, अच्छा देखो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2v अपॉन वी, एंड वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2v होता है v माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो माइनस v माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन v को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ एंड x अपॉन डी एक्स को राइट हैंड साइड। ओके, सो x
डी वी ओवर डी एक्स अभी किसके इक्वल है, माइनस वी माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन वी के। सो वी का टर्म लेफ्ट हैंड साइड, एक्स का टर्म राइट हैंड साइड आएगा, तो ये बनेगा वी अपॉन वी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पे डी वी एज इट इज, ठीक। ओके, आगे कैसे सिंप्लीफाई करिए इसको। यहाँ पे मैं v में न्यूमरेटर में माइनस वन प्लस वन कर रहा हूँ, और v माइनस वन में v माइनस वन होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ, और फिर ये जो वन है उसमें v माइनस वन होल स्क्वायर में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो ये क्या बन रहा है, v माइनस वन अपॉन वी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन वी माइनस वन होल स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स एज इट इज। ओके, सो ये बनेगा वन अपॉन वी माइनस वन, क्योंकि एक v माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन अपॉन वी माइनस वन होल स्क्वायर, और दोनों जगह डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब अगर इनका इंटीग्रेशन करें तो वन अपॉन वी माइनस वन का होगा लॉग वी माइनस वन प्लस एंड वन अपॉन वी माइनस वन होल स्क्वायर का होगा माइनस वन अपॉन वी माइनस वन। ओके, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये होगा लॉग एक्स, ठीक है। ओके, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि v की जगह यहाँ से y अपॉन एक्स वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एंड आगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा लॉग y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस सी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए ये दो स्टेप में छोड़ रहा हूँ। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा। ओके ओके, हमारे पास क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो इज, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ओके, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ब्रैकेट हटा रहा हूँ, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इधर बनेगा प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ओके, वाई डी एक्स एंड एक्स डी वाई को साथ साथ में लिख रहे हैं, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इन जो बाकी के दोनों टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख रहा हूँ, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा अभी आगे सोल्व करने के लिए इसको मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तीनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये बन रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वाई। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वाई, अगर माइनस वन अपॉन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम यही मिलेगा। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वाई, राइट। अच्छा, यहाँ से ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस इधर ये बचेगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू जीरो। सो अगर अभी यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो ये इंटीग्रेशन करने पे ये डी हट जाएगा, यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स वाई एज इट इज प्लस वन अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई का लॉग वाई इक्वल टू जीरो। ओके, सो माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस, अच्छा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी भी आएगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड रखो या राइट हैंड साइड रखो, किसी भी साइड रख सकते। सो माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होगा लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, यानी कि लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स वाई प्लस सी, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके
ओके हमें इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके विथ यूजुअल नोटेशन. यूजुअल नोटेशन मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ओके सो इंटीग्रेशन क्या है? 1 to 2 एक्स स्क्वायर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्क्वायर dx. ठीक है. तो इस फंक्शन को, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा. 1 to √2, देन √2 to √3 एंड देन √3 to 2. ओके ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो इसका मतलब एक्स अगर √2 √3 हो रहा है तो उसका स्क्वायर आने पे वो 2 and 3 हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंटीजर के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेंज हो जाता है. राइट. सो अभी ये इस क्वेश्चन के साथ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा. ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है. अगर एक्स 1 से √2 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 2 के बीच में. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 1. राइट. 1 and 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? 1 होगा. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 and √2 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. राइट. ये हमने एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर के लिए सिंप्लीफाई किया है. ठीक है. 1 से √2 के बीच में ये 1 होगा. और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वो 1 होगा. सो 1 - 1, क्योंकि 1 and √2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही रहता है. √2 मतलब 1.14, तो ग्रेटेस्ट क्या हुआ? इंटीजर 1. ओके. √2 and √3 के बीच में अगर एक्स √2 and √3 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 to 3. इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, बिकॉज 2 and 3 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 ही होगा. 2, 2.1, 2.3 इन सब में ग्रेटेस्ट 2 होता है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये है 1.14. 1.14. ओके. √2 होता 1.414 और ये 1.7 समथिंग. तो 1.4 1.7 के बीच में जो भी नंबर रहेंगे उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहता है. सो दिस इज 2 - 1. अच्छा. अगर x √3 से 2 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा? 3 to 4. राइट. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 3, बिकॉज 3 and 4 के बीच में जितने भी नंबर हो गए उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? ये होता 1.73 और ये होगा 2. तो 1.73 और 2 के बीच में जितने भी नंबर है उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है. ओके. सो 3 - 2 dx. ये कुछ इस टाइप का बना. ओके. अच्छा. इनको अभी सोल्व करना है. बस फंक्शन हमने अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर दिया है. ओके. तो 1 - 1 ये तो 0 हो रहा, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, प्लस 2 - 1 dx यानी कि 1 dx. ओके. सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है? √2 से √3 प्लस 2 - 1 कितना? 3 - 1 कितना होता? 2. 2 बार आ गया, अंदर बचा 1. 1 का अगेन इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? √3 से 2. बस सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. ये कितना है? √3 - √2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 - √3 मीन्स √3 - √2 प्लस 4 - 2 √3. सो ये बनेगा 4 - √2 - √3. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. ओके. क्वेश्चन है
If summation of x equal to 15, summation of y equal to 38, summation of xy equal to 110 and n equal to 5, then what is the covariance of xy? ठीक है, covariance of xy इसका फॉर्मूला होता है 1/n summation x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. ओके, सो पहले x बार एंड y बार की वैल्यू फाइंड करते हैं. x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन n. समीशन x क्वेश्चन में गिवन है 15 एंड n गिवन है 5, सो x बार आएगा 3, राइट. एंड सम y बार इक्वल टू होगा समीशन y अपॉन n. समीशन y कितना 38 अपॉन 5. ठीक है, x बार एंड y बार की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कोवेरियंस x, y विल बी इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ x माइनस 3 y माइनस 38/5. 1/n समीशन. ओके, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा xy माइनस 38/5x माइनस 3y प्लस 3 इंटू 38/5. 3 इंटू 38 कितना होगा 114. ओके ओके, अच्छा यहाँ पे ये जो समीशन होता है वो i इक्वल टू 1 to n तक होता है. n यहाँ पे अपने 5 है, राइट. सो अगर समीशन अंदर जाएगा तो ये बनेगा समीशन xy माइनस समीशन 38/5. 38/5 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं. 38/5 समीशन x माइनस 3 कांस्टेंट समीशन y प्लस 114/5 कांस्टेंट और अंदर समीशन में कुछ है नहीं. तो ये यहाँ पे समीशन एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक है 1 से 5 तक है, बिकॉज n इक्वल टू 5 है. सो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये 114/5 5 टाइम्स ऐड होगा, राइट. ओके, समझ आया ना. समीशन 1 होता है n, समीशन 1n मतलब i इक्वल टू 1 to n तक है तो 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है. मतलब कितने टाइम्स हमारे केस में ऐड हो रहा 5 टाइम्स, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है साथ में 114/5. ठीक है, अब इन सब की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/5 समीशन xy इज 110 माइनस 38/5 इंटू समीशन x विच इज 15 माइनस 3 इंटू समीशन y यानी कि 38 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना बनेगा 114. ओके, सो ये बन रहा 1/5, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया. ओके, एंड 3 इंटू 38 होगा, 3 इंटू 38 होता है 114, तो ये इससे कैंसिल हो गया. 110 माइनस 114 यानी कि -4/5. ओके, -4/5 ऑप्शन में नहीं है, तो आई थिंक या तो डेटा में कोई चेंजेज है, डेटा रॉन्ग है, या फिर ऑप्शन रॉन्ग है. इसका करेक्ट आंसर -4/5 है. ओके, अच्छा इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया. एक्चुअल में जब समीशन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/14/5 तो कांस्टेंट, और अंदर समीशन 1, और यहाँ पे ये समीशन के साथ i इक्वल टू 1 to n भी होता है, जो हमने लिखा नहीं है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं थी. i इक्वल टू 1 to n यानी कि 114/5 ये 5 टाइम्स ऐड होगा, बिकॉज n इक्वल टू यहाँ पे 5 है. ये 114/5 5 टाइम्स ऐड होगा, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी. 114/5 को 5 टाइम्स ऐड करो या फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है. ओके, सो अपना आंसर है इस क्वेश्चन का -4/5. ओके, क्वेश्चन है आर इक्वल टू a प्लस टी बी, आर इक्वल टू a प्लस टी डैश बी आर को प्लेनर इफ. ओके, यहाँ पे 2 लाइन का इक्वेशन है, 3D लाइन का, a प्लस टी बी एंड आर इक्वल टू a प्लस टी डैश बी. एक्चुअल में a b नहीं होना चाहिए, यहाँ पे c d होना चाहिए, c प्लस टी डैश डी. ओके, ऑप्शन देख के भी लग रहा है, और अगर यहाँ पे a b होंगे दोनों जगह तो ये सेम ही लाइन है, मतलब एक ही लाइन की बात हो रही. ओके, अगर c d होगा तो क्या होगा, सपोज देखो ये 2 लाइनें,
एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, 3D लाइन है दोनों। तो यहाँ पे ये B एंड D क्या है, इनके पैरेलल वेक्टर, यानी कि एक ये वेक्टर दूसरा ये वेक्टर, ये दोनों अगर एक ही प्लेन में है तो ये पैरेलल वेक्टर भी एक ही प्लेन में होंगे। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, राइट। और ये ए एन सी क्या है, ए एन सी इस इन लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो अगर लाइन के ऊपर पॉइंट है तो ये वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ मैं, ये वेक्टर आ जाएगा। और ये बी क्रॉस ई जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, राइट। सो अगर ये कोप्लेनर है तो इनका कंडीशन क्या होगा, ए माइनस सी, क्योंकि ये वेक्टर क्या होगा, अगर इसके पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो ये वेक्टर होगा ए माइनस सी। ये वेक्टर बी वेक्टर है, ये वेक्टर डी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी और ए माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर एक ही प्लेन में। ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू 0। और इसको ट्रिपल इसमें इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस सी बी एंड डी इक्वल टू 0। ओके, इसका कार्टेशियन फॉर्म भी होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये जो तीनों ये दोनों लाइन है वो कोप्लेनर है। ओके, अगर कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन का इक्वेशन गिवन हो, और अगर वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो हम ये बोल सकते हैं ए माइनस सी बी एंड डी का बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो कोप्लेनर है। ओके ओके, क्वेश्चन है फॉर इंटीजर्स m n ग्रेटर देन 1, p स्टेटमेंट इज m डिवाइड्स n, q स्टेटमेंट इज m डिवाइड्स n स्क्वायर एंड r स्टेटमेंट इज m इज प्राइम। ओके, p स्टेटमेंट क्या है, m डिवाइड्स n, यानी कि m अपॉन n, n अपॉन m, n m डिवाइड्स n स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर अपॉन m। r स्टेटमेंट क्या है, m इज प्राइम। ओके, सो हमें ये ऑप्शन चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 8, मतलब मैंने m एंड n का वैल्यू कुछ इस तरह से लिया है कि उन पे p q एंड r स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चेक कर लेते कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। n अपॉन m होगा यहाँ पे 2, मतलब m डिवाइड्स n, यस m डिवाइड्स n, इसका मतलब ये ट्रू है। n स्क्वायर देखो n 8 है तो n स्क्वायर 64, m कितना 4 यानी कि 16, m डिवाइड्स n स्क्वायर, यस ये भी ट्रू है। ओके, r स्टेटमेंट है m इज प्राइम, इज m प्राइम, नो, इसका मतलब r स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अभी ऑप्शन चेक करते कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। ऑप्शन ए, q एंड r इंप्लाइज p। q क्या पे q का ट्रूथ वैल्यू है t एंड r का ट्रूथ वैल्यू है f, इंप्लाइज t। t एंड f होता है f एंड f इंप्लाइज t होता है f इंप्लाइज t होता है t, सॉरी f इंप्लाइज t होता है t, मतलब ये फर्स्ट जो अपने को सिंबॉलिक फॉर्म है ये ट्रू है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इनमें से अगर बाकी के ऑप्शन भी आप चेक करोगे तो वो फॉल्स होंगे, जैसे मैं सी को चेक करके बताता हूँ। p एंड q इंप्लाइज r, p क्या है ट्रू, q क्या है ट्रू, r क्या है फॉल्स, राइट। t एंड t इंप्लाइज f इज f। ओके, और आप ये किसी भी एग्जाम्पल के लिए ये शो कर सकते हो। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सिंस इट इज रेनिंग द एटमॉस्फेयर इज वेरी कोल्ड। ओके, सो सिंस इट्स रेनिंग द एटमॉस्फेयर इज वेरी कोल्ड, दिस इज एक्चुअली p एंड q। मतलब अगर मैं p स्टेटमेंट कंसिडर करूँ, इट इज रेनिंग and q statement suppose the atmosphere is very cold, तो p एंड q को हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंस इट्स रेनिंग द एटमॉस्फेयर इज वेरी कोल्ड। सो इस क्वेश्चन में आंसर है ऑप्शन बी, p एंड q। ओके,
ओके, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन एक्स साइन एल्फा अपॉन बी माइनस वाई कॉस एल्फा अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये हमें फाइंड करना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही बात है। तो अगर लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें सी क्या है कांस्टेंट, ओके, एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है साइन एल्फा अपॉन बी, वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस कॉस एल्फा अपॉन ए, कांस्टेंट क्या है 1। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा इस फॉर्मूले में तो ये बनेगी मॉड ऑफ सी मतलब -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एल्फा अपॉन बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस फॉर्मूले में प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस एल्फा अपॉन ए होल स्क्वायर। ओके, ए की जगह यहाँ पे साइन एल्फा अपॉन बी है एंड बी की जगह माइनस कॉस एल्फा अपॉन ए है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो अपना ऑप्शन में मैच होगा और फाइनल आंसर होगा। ओके, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर सिंपली 1 बचेगा अपॉन डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ये होगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है इसलिए माइनस चला जाएगा और इधर बनेगा कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन ए स्क्वायर, राइट। सो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, राइट। और डिनोमिनेटर में मतलब रूट के अंदर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सो रूट से बाहर आएंगे ये तो ए बी बनेगा ना, ए बी और ऊपर चले जाएंगे तो इस तरह से ए बी। ठीक है, मतलब ये डिनोमिनेटर में जो रूट है उसके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो रूट के बाहर आएंगे तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ए बी बचेगा और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ, यानी कि ये ए बी अब न्यूमरेटर में आ गया। ओके, सो रूट पे तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, मॉड का कोई सेंस नहीं है, तो ये मॉड कहाँ पे लगेगा न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, यानी कि मॉड ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। इजी क्वेश्चन।